कल के क्लास में किसी वेक्टर का वैल्यू दूसरे डायरेक्शन में कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बताया गया आपको। और उसी मेथड का नाम रिजोल्यूशन है। कोई एक वेक्टर दूसरे डायरेक्शन में कितना होगा और इसको निकालने का एकलौता एक ही फार्मूला या रूल है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई इनटू कॉस थीटा। यही हम लोग कल पढ़े। किसी वेक्टर का वैल्यू जब दूसरे डायरेक्शन में निकाल लेते हैं, जो भी वैल्यू आया उस वैल्यू को कंपोनेंट के नेम से जाना जाता है। कंपोनेंट भी कई तरह के होते हैं। कल जो आप कैलकुलेट कर रहे थे वो सब कंपोनेंट था। आज जो पढ़ने जा रहे हैं यह भी कंपोनेंट है, लेकिन यह एक स्पेशल केस है। इस कंपोनेंट का नाम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रखा गया है। इसी का दूसरा नाम है ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। यह किसको कहते हैं यही समझना है। अब जैसे देखिए, यह कॉलम एक वेक्टर है। इस वेक्टर का हम दो कंपोनेंट निकाले अलग अलग डायरेक्शन में। वो दोनों कंपोनेंट अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगा तो उस कंपोनेंट का नाम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रखा जाता है, या उसी का नाम ऑर्थोगोनल कंपोनेंट रखा गया है। अब यहां पर फिगर बना के आपको दिखाते हैं। देखिए, यह एक वेक्टर है। इस वेक्टर का नाम लिखा हुआ है पी वेक्टर। हम इस पी वेक्टर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं। देखिए, यह एक डायरेक्शन है। यह एंगल दिया हुआ है थीटा। यह पॉइंट ओ है और यह ए है। इस पी वेक्टर का कंपोनेंट ओए लाइन पर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा, पी वेक्टर का मॉडुलस आई इनटू कॉस थीटा। यही हम लोग कल पढ़े थे। नेक्स्ट, इसी पी वेक्टर का एक और कंपोनेंट आपको बनाना है, लेकिन शर्त के साथ। शर्त क्या है कि अब जो नया कंपोनेंट आप बनाएंगे वह पुराने के साथ 90 डिग्री एंगल पर बनना चाहिए, वेक्टर से 90 डिग्री पर नहीं। आप जो एक कंपोनेंट लिए हैं इससे 90 डिग्री पर दूसरा कंपोनेंट अगर आप बनाएंगे तो इसको भी ऑर्थोगोनल कहेंगे, और जो नया अभी बनाने वाले हैं उसको भी ऑर्थोगोनल कहेंगे। ऑर्थोगोनल कंपोनेंट का मतलब है कंपोनेंट दो बनेगा चाहे तीन बनेगा, तीनों परपेंडिकुलर होगा, तीनों या दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा। एक कंपोनेंट आप इधर बना दिए, अब 90 डिग्री पर बनाना है। 90 डिग्री किसका होना चाहिए? ओए लाइन का। अब इसका 90 डिग्री के डायरेक्शन हम लोग इस तरह से दिखाएंगे। ये जो अभी लाइन हम खींचे हैं, नया लाइन, ये लाइन ओए से इधर से भी 90 डिग्री बनाता है और इधर से भी 90 डिग्री बना रहा है। अगर इस लाइन पर आप कंपोनेंट निकाल दिए, वही कंपोनेंट और दिस कंपोनेंट को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहा जाएगा। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में शर्त यही है कि आप कंपोनेंट बनाइए लेकिन 90 डिग्री पर बनाइए, तब उसे रेक्टेंगुलर कहेंगे। अब स्वाभाविक रूप से आपके मन में आएगा कि सर 90 डिग्री पर हम नहीं बनाएंगे, तब क्या होगा? तो 90 डिग्री पर नहीं बनाइएगा तो उस कंपोनेंट को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं कहा जाएगा, सीधे कंपोनेंट कहेंगे, जो कल आप पढ़ रहे थे। किधर भी आप निकालिएगा तो वह कंपोनेंट है, 90 डिग्री पर निकालिएगा तो वह रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। यह स्पेशल केस है, इसीलिए इसका डेफिनेशन भी स्पेशल है। ठीक है, अब देखिए निकालते हैं। यह पी वेक्टर है। यह एंगल अगर पता कर ले, जैसे अल्फा हम मान लिए हैं, तो इसी पी वेक्टर का कंपोनेंट इधर भी होगा। उसको हम लोग लिखेंगे पी वेक्टर का मॉडुलस आई इनटू कॉस अल्फा। अब आप देखिएगा ध्यान से, यह पी कॉस अल्फा
और P cos थीटा 90 डिग्री पर है। आप जो यहां लिखे हैं P cos अल्फा और P cos थीटा, ये दोनों को ध्यान से देखिएगा तो परपेंडिकुलर है। यह और यह के बीच में 90 डिग्री बना है, इसीलिए इस दोनों का नाम ऑर्थोगोनल कंपोनेंट या ऑर्थोगोनल वेक्टर रखा गया है। दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट समझ गए हैं। अब एक क्वेश्चन बना लेते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पर a vector having magnitude having magnitude 100 Newton makes an angle 30 degree with x-axis. Then find its rectangular component. एक क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, यही अब सीखना है। जो क्वेश्चन में दिया है ना, उसको एक फिगर के द्वारा रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में बताया है कि एक वेक्टर है, उसका वैल्यू 100 न्यूटन है। यह वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है। तो पहले एक्स एक्सिस बना लीजिए। देखिए यही है एक्स एक्सिस। अब यहां पर एक वेक्टर को बना लेंगे। यही एक वेक्टर है जिसका वैल्यू 100 न्यूटन है। इस वेक्टर ने एक्स के साथ 30 डिग्री एंगल बनाया है। मतलब जो क्वेश्चन में दिया था ना, उसको फिगर में हम ड्रॉ कर लिए। अब आगे देखिए, हम लोग से पूछा है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होगा। तो देखिए एक कंपोनेंट एक्स से पर निकल जाएगा। एक्स की तरफ कंपोनेंट कितना होगा वह निकाल लेते हैं। इस वेक्टर का नाम कुछ लिख देते हैं यहाँ पर, दैट इज आर वेक्टर। तो इधर जब कंपोनेंट निकालेंगे तो क्या लिखिएगा, cos 30 डिग्री। कल भी पढ़े थे, आज भी वही पढ़ रहे। आर का वैल्यू कितना दिया है, 100 न्यूटन। cos 30 डिग्री होता है √3/2। यहीं से सोल्व करेंगे तो 50√3। ये 50√3 जो आप निकाले हैं, यह इस आर वेक्टर का कंपोनेंट है एक्स के डायरेक्शन में। हम लोग को निकालना क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो एक तो निकाल लिए, एक और कंपोनेंट अब निकालना पड़ेगा। लेकिन वह किधर निकालना होगा, 90 डिग्री के डायरेक्शन में। उस डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट अब निकालना होगा जो एक्स से 90 डिग्री पर है। एक्स से 90 डिग्री पर नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। दोनों तरफ आप निकालिए, वैल्यू सेम आएगा। आप चेक करके भी देख सकते हैं। ऐसे हम अभी ऊपर की तरफ निकालने जा रहे हैं। देखिए यह वह लाइन है जो एक्स के साथ, यह देखिए यह पूरा 90 डिग्री एंगल है, ऐसा हम लोग जान रहे हैं। अगर नहीं है तब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनेगा ही नहीं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब है 90 डिग्री पर आपको लेना। अब देखिए 90 डिग्री पूरा एंगल है, यह 30 डिग्री है, तो यह एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब इस आर वेक्टर का कंपोनेंट इस नया लाइन पर कैलकुलेट करिए। कंपोनेंट निकालेंगे, क्या लिखिएगा, आर का मॉडुलस इनटू cos 60 डिग्री।
आर का मॉडुलस देखिए कितना है, 100 न्यूटन इंटू कॉस 60 डिग्री 1/2, और यहीं से कैलकुलेट करेंगे 50 न्यूटन। ये 50 न्यूटन और 50√3 न्यूटन यह ऑर्थोगोनल कंपोनेंट है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। हम पूरा आशा उम्मीद करते हैं कि अब कोई कंफ्यूजन आपके मन में नहीं होगा। रूल भी समझ गए, रूल का यूटिलाइजेशन भी हम लोग समझ गए। रिजोल्यूशन सीख लिए हम लोग, ऑर्थोगोनल सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, कैलकुलेशन भी करने आ चुका है। अब आगे अभी तक जो आप सीखे हैं रिजोल्यूशन में, उससे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जिसको हम लोग यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर हम लिखे हैं कि अ वेक्टर कैन हैव नंबर ऑफ कंपोनेंट वेक्टर, किसी एक वेक्टर का अनगिनत कंपोनेंट बनाया जा सकता है। 5, 50, 5000, 5,00,000, 5 करोड़ कंपोनेंट भी आप बना सकते हैं। ये बात ये लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है इसका मतलब यही है, आप किसी एक वेक्टर का वैल्यू करोड़ों डायरेक्शन में कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक चीज मालूम होना चाहिए, और वह वैल्यू है यह एंगल। सिर्फ एंगल मालूम है, आप किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल सकते हैं। यह आर वेक्टर हम लिए। देखिए, हम इस आर वेक्टर जहां से स्टार्ट किए हैं, इस पॉइंट का नाम ओ लिख दिए हैं। इधर एक लाइन खींचे हैं, यह भी लाइन खींचे हैं, यह भी लाइन खींचे हैं, यह भी लाइन खींचे हैं, सब लाइन खींचते चले जा रहे हैं। इस आर वेक्टर का कंपोनेंट इस लाइन पर भी निकलेगा, इस पर भी निकलेगा, सभी लाइन पर निकलेगा, सिर्फ एंगल पता होना चाहिए। और ऐसा लाइन हम कितना खींच सकते हैं? अनगिनत, जिसकी संख्या असीमित है, और लाइन जितना खींचेगा उतना कंपोनेंट बनेगा। आपको समझने के लिए कुछ लाइन हम खींचे हैं, लेकिन लाइन तो अनगिनत खींचा जा सकता है। इसीलिए किसी वेक्टर के कंपोनेंट की संख्या निश्चित नहीं होते हैं, अनिश्चित होते हैं। 1, 2, 4 नहीं होता है, अनगिनत है। कितना होता है ये अब बताने की जरूरत नहीं, आपको एंगल पता रहेगा, आप निकाल लीजिएगा। जैसे देखिए, यह एंगल आपको दिया था थीटा, जिस लाइन से एंगल बनाया है उस लाइन पर कंपोनेंट निकालेंगे तो यह होगा r इंटू कॉस थीटा। ये दूसरा वाला जो लाइन है, इससे एंगल बन गया है, मान लीजिए 2 थीटा बना, तो इधर का कंपोनेंट होगा r इंटू कॉस 2 थीटा। यही आर वेक्टर इस लाइन के साथ
इधर अल्फा एंगल बना दिया। यही आर वेक्टर इस लाइन पर कंपोनेंट निकालेंगे, आर इंटू कॉस अल्फा। सिर्फ एंगल ही मालूम करना है। यह एंगल मान लीजिए आपको दिया है 2 अल्फा, तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा आर इंटू कॉस 2 अल्फा। एंगल मालूम है, कंपोनेंट आपके हाथ में है, आपको करना क्या है, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई। हर लाइन पर आप कंपोनेंट निकाल सकते हैं। ये हो गई पहली बातें जो लिखे हैं, उसके नीचे ऐसे फिगर बना के आप भी दिखा दीजिए। अभी अभी हम बताए आपको, किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट की संख्या लिमिट में नहीं होता है, ये अनगिनत हो सकते हैं। कैलकुलेशन करने का नियम वही है जो कल सिखा रहे थे। अब हम ही अपना स्टेटमेंट बदल दिए। अब हम लिखे हैं कि किसी वेक्टर के पास मैक्सिमम 3 से ज्यादा कंपोनेंट नहीं हो सकता है। थोड़ा ध्यान से सुनिए, अभी अभी आपको पहला नंबर में बताए हैं कि एक वेक्टर का अनगिनत कंपोनेंट होता है। अब कह रहे हैं उसी वेक्टर का 3 से ज्यादा कंपोनेंट संभव नहीं है। लेकिन ये जो टर्म लिखे हैं इसके साथ कुछ और भी बातें हैं, वह है ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। आप कंपोनेंट निकालिएगा तो असीमित है, जितना निकालिए, लेकिन ऑर्थोगोनल कंपोनेंट निकालने जाइएगा तो किसी भी वेक्टर का ऑर्थोगोनल कंपोनेंट की संख्या 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है, मैक्सिमम 3 है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, यह भी एक बात यहां पर होता है। ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोग के मैथमेटिक्स में पूरे दुनिया को या इस धरती पर जितने भी पार्टिकल्स हैं, बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, सबको पढ़ने के लिए 3 एक्सिस ही काफी है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये 3 एक्सिस में दुनिया के सारे बॉडी आ जाते हैं। और आपको मालूम है, इसी क्लासरूम में जिस दिन यूनिट वेक्टर पढ़ा रहे थे उस दिन बताए थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। इसीलिए किसी वेक्टर का कंपोनेंट, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट जब आप निकालने जाइएगा तो एक कंपोनेंट एक्स पर आएगा, दूसरा वाई पर आएगा, तीसरा जेड पर आएगा, चौथा ऑर्थोगोनल कंपोनेंट कहीं बनने वाला नहीं। मैक्सिमम 3, क्योंकि एक्सिस की संख्या 3 होता है। एलोंग एक्स, एलोंग वाई, एलोंग जेड। यहां पर देखिए फिगर के द्वारा इसको दिखाते हैं। यह तो है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस भी होता है जिसको बोर्ड पर बनाया नहीं जा सकता है।
कल्पना हम लोग कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि जेड एक्सिस यही है, दिस इज जेड एक्सिस। पहले हम ऐसे नहीं लिखते थे, लेकिन अब लिखते हैं, मजबूरी है हम लोग के साथ। न लिखने पर कुछ स्टूडेंट समझ लेते हैं कि यही जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट, आपको मालूम है कि यह एंगल 90 डिग्री होता है, यह एंगल भी 90 डिग्री होता है, और इधर भी 90 डिग्री होता है। चौथा कोई लाइन आप 90 डिग्री पर नहीं खींच सकते हैं। मतलब दो लाइन आप खींच लिए 90 डिग्री पर, तो तीसरा लाइन जेड एक्सिस होगा, चौथा लाइन 90 डिग्री पर हो ही नहीं सकता है। यानी इस दुनिया में आप तीन लाइन को एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखिएगा तो तीन कंडीशन हो सकता है, चौथा कंडीशन संभव नहीं है। इसीलिए ऑर्थोगोनल कंपोनेंट तीन से ज्यादा संभव नहीं है। जिस तरह से मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं ना, 2 एक्सिस, 3 एक्सिस, 1 एक्सिस, 4 एक्सिस कभी नहीं पढ़ते हैं, 5 एक्सिस कभी नहीं, इसीलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि पॉसिबल नहीं है। जब एक्सिस पॉसिबल नहीं है तो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट भी पॉसिबल नहीं होंगे। अब यहां पर देखिए, हम लोग एक वेक्टर को ले लेते हैं, ऐसे एक वेक्टर लिया गया है, दिस इज आर वेक्टर। अब इस आर वेक्टर का ऑर्थोगोनल कंपोनेंट बनाना है। एक कंपोनेंट एक्स पर बनेगा, दूसरा वाई पर बनेगा, तीसरा जेड पर, यही ऑर्थोगोनल होगा। बाकी कोई डायरेक्शन में ऑर्थोगोनल नहीं होगा। ऑर्थोगोनल होने के लिए क्या चाहिए? एक कंपोनेंट दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाना चाहिए। इसी आर वेक्टर का कंपोनेंट एक्स की तरफ निकालेंगे तो लिखेंगे आर एक्स, वाई की तरफ निकालेंगे आर वाई, और जेड की तरफ निकालिएगा आर जेड। इस फिगर में आर एक्स, आर वाई, आर जेड, यह तीनों परपेंडिकुलर है। दिस इज आर एक्स, आर वाई, परपेंडिकुलर है आर जेड, और जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर होता है वही ऑर्थोगोनल होता है। खैर, आपको हम अपने तरफ से पूरा प्रयास किए कि आप हर तरह से कंपोनेंट के बारे में सीख लीजिए, सीख भी लिए होइएगा। अब हम लोग पढ़ने चलते हैं ये सब जानने के बाद कि किसी वेक्टर को आई जे के में कैसे बदला जाता है, जो कि कल आपको बता रहे थे, याद होगा। यह एक्स एक्सिस, यह वाई एक्सिस, एक्स की तरफ आई कैप, वाई की तरफ जे कैप, नीचे की तरफ माइनस जे कैप, इधर माइनस आई कैप। कोई वेक्टर ऐसे है इस डायरेक्शन में, तो इसमें क्या लगा देते हैं? आई कैप। नीचे जाएगा तो क्या लगाइएगा? माइनस जे कैप। ये सब कल बता रहे थे। कल ही यह भी कहे थे कि अगर कोई वेक्टर ऐसे रहेगा तब क्या करेंगे। ये पढ़ने का समय अब आ गया, ठीक है, क्योंकि इसमें ना आप आई लगा पाइएगा ना जे लगा पाइएगा। कैसे इस वेक्टर को आई जे में लिखा जाएगा, यही अब पढ़ना है। वेक्टर जो है होता तो आसान ही है, परेशानी यह है कि वेक्टर पढ़ने और पढ़ाने का टाइमिंग गलत होता है। सब स्टूडेंट 10 पास करके आए रहते हैं, नया जोश, नया उत्साह, नया क्लास में गए हैं, एक खुशी भी रहता है, और आते ही मेरे जैसे टीचर उनको इससे सामना कराते हैं। हालांकि हम लोग भी मजबूर होकर के कराते हैं, क्योंकि हम तो स्पीड भी पढ़ाएंगे तो वहां वेक्टर आएगा, वेलोसिटी भी पढ़ाएंगे तो वेक्टर आएगा, तो उस दिन हम क्या करेंगे? हम लोग के पास मजबूरी होता है। दूसरी बात, यह ऐसा मैथमेटिक्स है जो 10 क्लास से नीचे नहीं पढ़ना है, पूरी तरह से नया नया, और नया नया में तो कोई मेहनत करना नहीं चाहते हैं। अभी तो 10 पास किए ही हैं, एक आध महीना थोड़ा रेस्ट करेंगे तब फिर देखा जाएगा, तब तक वेक्टर आपको देख के गायब हो जाता है। इसीलिए होशियार बनिए,
हर बात को बढ़िया से सीखिए, समझिए कि यही आपका अंतिम दिन हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, ऐसा सोच करके पढ़ना चाहिए। इतना ज्यादा समय हम लोग को इसीलिए खर्च करना पड़ता है क्योंकि पढ़ाना उन्हें होता है जो अभी पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ अपना शरीर लेकर के आ गए हैं, अब पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। ऐसा सोच नहीं रखिएगा। आज जैसे आप पढ़ रहे हैं, आज से 5 महीना के बाद जब आप ग्रेविटेशन, रोटेशन, बड़ा बड़ा प्रिंसिपल पढ़िएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उस समय भी यही दमखम और उत्साह रहना चाहिए हम लोग के पास। नहीं रहेगा तो फिर सब खराब हो जाएगा। 11 में ही तो पढ़ने वाला सिलेबस है, फिजिक्स में खास करके। 12 का सिलेबस थोड़ा आसान है, मतलब वीक सिलेबस है 11 के मुकाबले। 11 का सिलेबस स्ट्रॉन्ग सिलेबस है, बहुत प्रिपरेशन करके पढ़ा जाता है। चलिए अब IJK में बदलना सीखते हैं। वहीं पर अब नया हेडिंग दीजिए, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन प्लेन। लेट a vector A lies in XY plane which subtends an angle theta with x-axis हम लोग पढ़ने आ गए हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन प्लेन। ये जो हेडिंग दिया गया है इसमें एक टर्म लिखा हुआ है प्लेन। प्लेन कहीं फिजिक्स में लिखा जाए या आपके सामने आए तो आप समझिएगा 2 एक्सिस का सिस्टम है। प्लेन का मतलब होता है 2 एक्सिस का सिस्टम, एक्स और वाई 2 एक्सिस रहेगा प्लेन। तीनों एक्सिस रहता है तो उसे स्पेस कहा जाता है। ठीक है, तो अभी प्लेन में पढ़ रहे हैं। यह फिगर जो बना है एक्स वाई एक्सिस का, यह प्लेन का फिगर। ये एक्स एक्सिस इधर होगा निगेटिव एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस नीचे निगेटिव वाई एक्सिस, इधर होता है आई कैप, इधर होते हैं माइनस आई कैप, ऊपर में जे कैप, नीचे में माइनस जे कैप। अब देखिए क्या किए हैं, लेट अ वेक्टर ए, एक वेक्टर हम लिए हैं ए, लाइज इन एक्स वाई प्लेन, जो एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है कि वह वेक्टर विथ सबटेंड एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, ये वेक्टर एक्स के साथ थीटा एंगल बना रहा। यहां पर इसको फिगर में दिखाते हैं। इस तरह से एक वेक्टर है, इसका नाम है ए वेक्टर। यह ए वेक्टर यहां पर थीटा एंगल बनाया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस ए वेक्टर का कंपोनेंट निकाल लेंगे। एक कंपोनेंट एक्स के तरफ आएगा, दूसरा कंपोनेंट वाई के तरफ आएगा। निकाल लीजिए। लेट, देखिए जो जानते हैं उसको करने में विलंब नहीं करिए, पहले से रेडी रहिए। इधर के तरफ जब कंपोनेंट निकालेंगे तो वह कितना आएगा, ए। अब बोलना चाहिए, आप लोग बहुत सारी बात सीख चुके हैं, क्या लिखिएगा, ए कॉस थीटा लिख दिए। यह वह कंपोनेंट है जो यक्स के तरफ है,
ठीक है, यक्स के तरफ जो कंपोनेंट होता है उसे हम लोग इस सिंबल में लिखा करते हैं, दिस इज ए एक्स, कल ही से बता रहे हैं। इसी वेक्टर को का एक कंपोनेंट y के तरफ भी होगा। यह एंगल थीटा है, आप ही बताइए यह एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा। तो इधर जो कंपोनेंट होगा उसे लिखेंगे ए वाई, ये बराबर होगा ए कॉस, और कितना एंगल है? 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा आप पढ़िएगा तो यह साइन थीटा होता है, यह हो जाएगा ए साइन थीटा। खैर कॉस साइन हो जाता है, साइन कॉस हो जाता है, ये मेन बात यहां नहीं है, मेन बात कंपोनेंट लिखना। चलिए एक्स और वाई के तरफ कंपोनेंट निकाल दिए। इसके बाद देखिए एक और काम कर रहे हैं हम, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे खींच दी है, एक परपेंडिकुलर लाइन इधर भी खींच दिया गया है। अब आप देखिएगा तो यह फिगर एक पैरेललोग्राम के जैसा दिखाई दे रहा है। बगल में बना के आपको दिखाते हैं, यही फिगर यहां पर बना रहे हैं। एक इधर है, दिस इज ए एक्स, एक ऊपर के तरफ है ए वाई, और हम लोग को पता है कि ए एक्स एक्स एक्सिस पर है, ए वाई वाई एक्सिस पर, और एक्स और वाई के बीच में यह एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री, यानी यह दोनों कंपोनेंट 90 डिग्री पर है। इसका मतलब यह और यह दोनों ऑर्थोगोनल कंपोनेंट है या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। नेक्स्ट, पैरेललोग्राम ऐसे बना हुआ है, यही फिगर वहां बना रहे हैं, नया फिगर नहीं है। अब देखिए इसमें ए वेक्टर है, अब सब में वेक्टर लगा देते हैं। इस फिगर को ध्यान से देखिएगा तो हम लोग को एक रिलेशन दिखाई दे रहा है। यहां पर 3 वेक्टर है, अब पैरेललोग्राम में रखा हुआ है। हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम में जब 3 वेक्टर रहेंगे, सब एक ही जगह से शुरू होगा, तो इसमें एक वेक्टर बाकी दोनों का रिजल्टेंट होता है। आपसे पूछा जाएगा इसमें रिजल्टेंट कौन है, तो क्या बताएंगे? ए वेक्टर। यह ए वेक्टर दिस प्लस दिस के इक्वल होंगे। यहीं पर हम लोग लिखते हैं बाय लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ए वेक्टर बराबर होगा ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। अब देखिए नेक्स्ट, यह ए एक्स वेक्टर किस डायरेक्शन में है? एक्स के तरफ। यहां पर देखिए आप, कल जब आप पढ़ रहे थे आपको यह सिखाया जा रहा था, इधर आई कैप, इधर माइनस आई कैप, एक वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है ए, इसका वैल्यू दिया है 12, तो ए वेक्टर बराबर हम लोग क्या लिखते थे यहां पर? 12 आई कैप। कल ही पढ़ रहे थे। आज देखिए यहां पर ए एक्स वेक्टर भी एक्स के तरफ है, ए एक्स का वैल्यू कितना है? ए कॉस थीटा। तो ए एक्स वेक्टर बराबर हम लोग ऐसे लिखेंगे ए कॉस थीटा, अब चूंकि यह एक्स के तरफ है तो इसमें क्या लगेगा? आई कैप। उसी तरह से वाई को देखिए, ये बराबर इसका वैल्यू कितना है? ए साइन थीटा, और इसमें क्या लगाएगा? जे कैप। तो एक्स वाले में आई कैप लगा, वाई वाले में जे कैप, ये दोनों वैल्यू वहां रख दी। यहीं से देखिए ए बराबर हो जाएगा ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। कुल मिलाकर आप देख पा रहे हैं कि हम इस ए वेक्टर को जो शुरू में लिए थे उसको आई जे में बदल चुके हैं। इतना आसानी से आप आई जे में बदल दीजिएगा,
ए कॉस थीटा निकालिए, ए साइन थीटा निकालिए, दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए, आईजे में बदल गया। इसको लिख लीजिए। अब इसी पर एक एग्जाम्पल बताते हैं, क्लियर हो जाएगा। इसी फिगर के बगल में ये दो लाइन भी लिख दीजिएगा, और ये तो लिखना ही है।